हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल बागनाथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए फिर मैं एक नई वीडियो लेके आया हूं। आपने वीडियो को फर्स्ट से लेके लास्ट तक अवश्य देखना है। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था गंगा नदी जो है हमारे उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जनपद से निकलती है। उत्तरकाशी जनपद में भी अगर ग्लेशियर पूछा जाता है तो आप गंगोत्री ग्लेशियर कहेंगे। गंगोत्री ग्लेशियर से भी अगर कोई पर्टिकुलर नाम पूछा जाता है तो गोमुख नामक जगह से निकलती है। ठीक है, लेकिन गोमुख से जब यह धारा के रूप में निकलती है दोस्तों, तो वहां पर इसको गंगा नहीं कहा जाता है। वहां ये भागीरथी के नाम से प्रवाहित होती है। फिर जब भागीरथी वाली जो धारा है दोस्तों, वह आगे बढ़ती है देवप्रयाग में। इस धारा के साथ जब यह इस नदी के साथ भागीरथी के साथ जब अलकनंदा संगम बनाती है, तब जाके इसका नाम गंगा पड़ता है। तो दोस्तों, देवप्रयाग में इसको गंगा कहा जाता है। अपने मूल स्थान पर जब ये निकलती है तो भागीरथी के नाम से निकलती है। अब ये क्या कह रहा है, देखो, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। जब वेस्ट बंगाल से यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैं यहां पर लिख देता हूं, गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है दोस्तों पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। अगर हम कहते हैं बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, देखो, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। देखो, ये केवल 10 प्रश्न हैं, लेकिन इन 10 प्रश्नों से मेरा उद्देश्य रहता है दोस्तों, आपको कम से कम 100 प्रश्नों का अध्ययन कराया जाए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, वहां उसको जमुना कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूमर द्वीप कहां अवस्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, और शायद मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि आपने इस द्वीप के बारे में बहुत कम सुना होगा या बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमर द्वीप कहां अवस्थित है। गंगा नदी के मुहाने पर, बंगाल की खाड़ी में जो है न्यूमर द्वीप है। गंगा नदी के मुहाने पर, बात समझ रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में न्यूमर द्वीप स्थित है। जो ये न्यूमर द्वीप है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो है विवादित द्वीप है भारत और बांग्लादेश के बीच। याद रखना, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो डाली थी बच्चों, तो वहां पर मैंने जो है न्यूमर द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, बात समझ रहे हैं, लक्षद्वीप और पंबन द्वीप, आर्य बात समझ में, रामेश्वरम द्वीप, अंडमान निकोबार में जो बैरन द्वीप है, नारकोंडम है, इन सब द्वीपों के बारे में मैंने, बात समझ रहे हैं, बता रखा है। तो आप लोग जो है मेरी फर्स्ट वीडियो को अवश्य देखो। अगर आपने फर्स्ट वीडियो को देख लिया तो भारत के जितने भी द्वीप हैं आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा। मजूली द्वीप के बारे में भी मैंने उसमें बता रखा है, बात समझ रहे हैं, अलियावेट, खलियावेट, सब बता रखा बच्चों उसमें। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो को अवश्य देखना है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो दोस्तों आप फर्स्ट वीडियो में अवश्य दोबारा देखिए उसको, और जब तक आपको पूर्ण नॉलेज प्राप्त नहीं हो जाए तब तक आप देखते रहो। ठीक है, आप पॉज करके जो है नोट्स भी बना सकते हैं। तो देखिए, न्यूमर द्वीप कहां अवस्थित है, तो हम सीधे कह सकते हैं गंगा नदी के मुहाने पर। कहां है? गंगा नदी के मुहाने पर। गंगा नदी के मुहाने पर, यानी बंगाल की खाड़ी में। कहां है दोस्तों? बंगाल की, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और किसके बीच विवादित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी जो उत्तराखंड पीसीएस के द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बात समझ रहे हैं, या आपकी पटवारी, लेखपाल, वन रक्षक, बात समझ रहे हैं, जितने भी आगामी जो परीक्षाएं हैं, कहीं ना कहीं ये प्रश्न पक्का पूछा जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों ने तैयार रहना है। मैंने आपसे क्या कहा
कि न्यूमुर द्वीप कहाँ अवस्थित है। तो न्यूमुर द्वीप जो है गंगा नदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। किसके बीच विवाद है? इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया प्लस बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में जो है बच्चों ये विवादित द्वीप है। बात समझ रहे हैं? भारत अपना अधिकार जताता है और बांग्लादेश अपना अधिकार जताता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसको भी बारे में बता रखा है। अगर हम बात करते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो याद रखना बच्चों, भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है और एक जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। कहाँ स्थित है अगर पूछा जाता है तो हम सीधे कह सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही एक बैरन द्वीप है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर सक्रिय ज्वालामुखी पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है दोस्तों ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है भारत में। बात समझ रहे? अगर हम कहते हैं भारत का एकमात्र प्रसुप्त ज्वालामुखी द्वीप कहां उपस्थित है या कहां अवस्थित है, तो आप कह सकते हैं नारकोंडम, वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। नारकोंडम द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। तो याद रखना, देखो यहां से हमारे 2-3 प्रश्न बन गए। एक तो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? बैरन द्वीप। और प्रसुप्त ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? नारकोंडम है। ये दोनों द्वीप कहां अवस्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर इसकी क्या है? राजधानी है। तो देखो आपको एक प्रश्न से कितने सारे प्रश्न बन गए आपके। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी, शायद आपने बहुत कम सुना होगा, ये प्रश्न भी आपने बहुत कम सुना होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह रहा हूं। देखो, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में है? याद रखना, कोरी क्रीक भी कहा जाता है इसको। तो याद रखना, सर क्रीक जो विवाद है दोस्तों, ये जो है कच्छ का दलदल सुना होगा आपने, गुजरात में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। ठीक है, याद रखना, इंडिया प्लस पाकिस्तान, इंडिया प्लस पाकिस्तान के बीच में जो है दोस्तों ये विवादित द्वीप है। बात समझ रहे? विवादित जगह है। ठीक है, दलदली भाग है, द्वीप नहीं, दलदली भाग है। बात समझ रहे? तो याद रखना, भारत इस पर अपना अधिकार जताता है। भारत कहता है मेरा क्षेत्र है और पाकिस्तान कहता है मेरा क्षेत्र है। ठीक है, कालांतर में जो है एक ब्रिटिश प्रतिनिधि हुआ करते थे सर क्रीक, उनके नाम पर इसका नाम सर क्रीक पड़ा। बात समझ रहे? 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, बात समझ रहे हैं, याद रखना, यह जो है अवस्थित है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, टोटल जो क्षेत्र है दोस्तों लगभग 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है लगभग। बात समझ रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली, बात समझ रहे हैं, 96 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा? सर क्रीक। बात समझ रहे हैं? दलदली भाग है, भारत कहता है मेरा है और पाकिस्तान कहता है मेरा है। बात समझ रहे हैं? तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में है? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, और 96 किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको याद रख लेना। ब्रिटिश प्रतिनिधि हुआ करते थे सर क्रीक, उनके नाम से फिर इसका नाम सर क्रीक पड़ा। बात समझते हैं? पहले तो ये जो है दलदली भाग था कच्छ का रण। बात समझ रहे? कच्छ का रण। अब देखिए, भारत में सबसे लंबी समुद्री रेखा वाला राज्य कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, मैं यहां पर बहुत सारे प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं। अगर भारत में सबसे लंबी समुद्री रेखा की बात करते हैं, राज्य पूछ रहा है, देखो बच्चों, अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो आराम से आप बता सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे लंबी समुद्री रेखा वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लेकिन ये क्या कह रहा है, भारत में सबसे लंबी समुद्री रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आप बिल्कुल कह सकते हैं गुजरात। गुजरात जो है सबसे लंबी समुद्री रेखा बनाता है। बात समझ रहे हैं? गुजरात सबसे लंबी समुद्री रेखा बनाता है। अगर हम क्रम से बता देते हैं, देखो मैं आपको भारतीय राज्यों का क्रम भी बता देता हूं। अगर हम बात करते हैं टॉप 3-4 राज्यों की बात, तो गुजरात पहले नंबर पे है। गुजरात कौन से नंबर पे है?
पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है। दूसरे नंबर पे कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश है। और तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र है। इतना भी अगर आपने याद कर लिया ना तो बहुत अच्छा, आपके लिए बहुत ही लाभदायी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? आपके लिए काफी लाभकारी हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा आपको जानने की कोशिश नहीं करनी है। वैसे तो आपको क्रम मैंने पहली वीडियो में सब बता रखा है आप लोगों को, पहली वीडियो में सब बता रखा है। भारतीय राज्यों का पूरे 9 राज्य जो है समुद्री रेखा बनाते हैं, और उन 9 राज्यों का क्रम भी बता रखा है। तो याद रखना बच्चों, भारत में सबसे लंबी समुद्री रेखा वाला राज्य अगर पूछा जाता है, गुजरात पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, चौथे नंबर पे महाराष्ट्र है। अगर इसी की जगह भारत में सबसे लंबी समुद्री रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है या राज्य पूछा जाता तो आराम से आप बता सकते थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। आराम से बता सकते हैं, बे ऑफ बंगाल कह सकते हैं आप। देखो कौन सी है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी जो है भारत की ही नहीं बच्चों, पूरे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। ये जो है 21,72,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। लगा लो, इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों क्या है? 21,72,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये कौन? बंगाल की खाड़ी। अगर हम इस खाड़ी की बात करते हैं, इसके पश्चिम की ओर अगर बात करते हैं तो भारत और श्रीलंका है पश्चिम की ओर। अगर हम उत्तर की ओर बात करते हैं तो यहां पर बांग्लादेश है, यहां पर म्यांमार है। बात समझ रहे हैं? आपको मैंने इंडियन मैप में जो है पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो में आपको पूरी तरह से बता रखा है। बात समझ रहे हैं? अगर इसके हम पूरब की ओर की बात करते हैं तो मलय प्रायद्वीप है, और दक्षिण में जो है हिंद महासागर है। बात समझ रहे हैं? मैंने पूरी सीमा सहित बता दिया आप लोगों को। तो बे ऑफ बंगाल न केवल भारत की, पूरे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। 21,72,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हालांकि अगर विश्व की सबसे बड़ी गल्फ कहेंगे तो मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको का जो गल्फ है, देखो गल्फ और बे में अंतर होता है। ठीक है, आप लोग फर्स्ट वीडियो में देखना, वहां आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं भोटिया जनजाति किस भारतीय राज्य की जनजाति है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। देखो जो भोटिया जनजाति है हमारे उत्तराखंड की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। बात समझ रहे हैं? उत्तराखंड राज्य में भी जो भोटिया मुख्य रूप से हैं पिथौरागढ़ जनपद में हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्तरकाशी जनपद में भी और चमोली में भी और बागेश्वर में भी जो है भोटिया जनजाति पाई जाती है। लेकिन जो उत्तरकाशी की भोटिया जनजाति है दोस्तों, उसको जाड़ के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है उनको? जाड़ कहा जाता है, जाड़। ठीक है, जाड़ जनजाति जो है उत्तरकाशी में रहती है, और भोटिया जनजाति को ही जाड़ जनजाति कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? तो आप सीधे कह सकते हैं भोटिया जनजाति किस भारतीय राज्य की जनजाति है, तो आप कह सकते हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण जनजाति है। बात समझ रहे हैं? इसके अलावा उत्तराखंड में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता रखी है। देखो राजी या बंदरौत जनजाति पाई जाती है, शर्मिली जनजाति बता रखा है मैंने आप लोगों को। इसके अलावा थारू है, बोक्सा है, जौनसारी है। बात समझ रहे हैं? तो ये जनजातियां जो है हमारे उत्तराखंड में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। देखो यार देवप्रयाग क्या, मैं आपको पूरे प्रयागों के बारे में बता देता हूं। पहले हम बात करते हैं देवप्रयाग की। बात समझ रहे हैं? जो देवप्रयाग है दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यहां पर जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। बात समझ रहे हो? उत्तरकाशी के गोमुख नामक जगह से जो भागीरथी नदी प्रवाहित होती है, और अलकनंदा नदी जो सतोपथ झील से निकलती है दोस्तों, वहां से जो अलकनंदा नदी जाती है। देवप्रयाग में इन दो नदियों का संगम होता है। किस किस का? भागीरथी और भागीरथी प्लस अलकनंदा। अलकनंदा याद रखना, मैंने आपको यह भी बता रखा है, अपने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, भागीरथी नदी को शास कहा जाता है और अलकनंदा को बहू कहा जाता है।
ठीक है। उत्तराखंड की सास बहू के नाम से कौन सी नदियां विख्यात है, ये प्रश्न भी आता है। तो आप बता सकते हैं भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी सास है, अलकनंदा बहू है। याद रखना जो देवप्रयाग है दोस्तों, वो भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर है। अगर हम दूसरे प्रयाग की बात करते हैं, कर्णप्रयाग की अगर हम बात करते हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं कर्णप्रयाग पर जो है दो नदियों के संगम पर जो है कर्णप्रयाग बसा है। ठीक है। एक है पिंडर नदी। कौन सी नदी? पिंडर कहो या पिंडारी, जो भी कहते हो, पिंडर नदी प्लस अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी तो सभी पर है लगभग, बात समझ रहे हैं। पिंडर नदी और अलकनंदा नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा है उत्तराखंड का? तो आप बता सकते हैं कर्णप्रयाग बसा है। या कौन सा प्रयाग बसा है? कर्णप्रयाग। अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करते हैं, देखो रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी प्लस अलकनंदा नदी के साथ मंदाकिनी नदी जो है संगम बनाती है। ठीक है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी, इन दो नदियों के मिलने से जो है रुद्रप्रयाग के पर ये संगम बनाते हैं। बात समझ रहे हैं? यानी मंदाकिनी और अलकनंदा जो है रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर हम विष्णुप्रयाग की बात करते हैं बच्चों, किसकी बात करते हैं? विष्णुप्रयाग की बात करते हैं। विष्णुप्रयाग की अगर हम बात करते हैं तो हम आराम से बता सकते हैं धौलीगंगा और विष्णुगंगा। कौन सी? धौलीगंगा प्लस विष्णुगंगा। धौलीगंगा और विष्णुगंगा, ये दो धाराओं के जहां पर संगम होता है वहां पर विष्णुप्रयाग है। और देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। कर्णप्रयाग जो है पिंडर नदी और अलकनंदा के संगम पर बसा है। और रुद्रप्रयाग जो है मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर है। देखो कितने सारे प्रश्न मैंने आपको इसमें से बता दिए। अब हम नेक्स्ट प्रश्न कहते हैं गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को ये जितने भी जीवन रेखा वाले प्रश्न हैं, जैसे सिक्किम की जीवन रेखा है, उड़ीसा की जीवन रेखा है, बात समझ रहे हैं, मैंने बहुत सारे नदियों के बारे में आपको जो है, जो भारतीय अपवाह तंत्र नामक मेरी वीडियो आई है दोस्तों, उसमें देखना आप, उत्तर भारत का अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र, उसमें मैंने आपको बता रखा है। बहरहाल अगर हम बात करते हैं गोवा की जीवन रेखा की, तो मांडवी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मांडवी नदी को कहा जाता है। मैंने बताया था आप लोगों को गोवा की दो बड़ी महत्वपूर्ण नदियां हैं दोस्तों, एक जुआरी है और एक क्या है? मांडवी नदी है। बताया था मैंने आप लोगों को। गोवा की बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं जुआरी और मांडवी। इसी मांडवी नदी, याद रखना, जिसको हम क्या कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ गोवा। बात समझ रहे हैं? गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। इस मांडवी नदी को कहां से निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यह नदी जो है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, यह मांडवी नदी जो है दोस्तों, पश्चिमी घाट, आपने पश्चिमी घाट का नाम सुना होगा। मैंने आपको यह भी बताया था कि पश्चिमी घाट को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में इसको क्या कहा जाता है। आप लोग इसके लिए जो है मेरी पहले की वीडियो को अवश्य देखना, जिससे आप लोगों को और ज्यादा नॉलेज बन जाएगा। बात समझ रहे हो? जबरदस्त नॉलेज बढ़ जाएगा आप लोगों का। ठीक है। तो देखो मैंने आपसे क्या कहा, जो मांडवी नदी है दोस्तों, वो पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है। पश्चिमी घाट से निकलती है, क्या कहते हैं, निकलती है और अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, इसी मांडवी नदी के किनारे पर जो है गोवा की जो राजधानी पणजी है, पणजी शहर बसा है। पणजी शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है? अगर आपका प्रश्न आता है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं मांडवी नदी के किनारे बसा है। आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है। गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो मांडवी नदी को कहा जाता है, जो पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। पश्चिमी घाट में भी अगर कहां से निकलती है कहेंगे तो भीमगढ़ नामक जगह से निकलती है। कहां से निकलती है? भीमगढ़ में। बता देता हूं इसको भी आपको, भीमगढ़ से जो है यह नदी जो है निकलती है। कौन सी? मांडवी नदी। ठीक है। और दोस्तों बहुत ज्यादा लंबी नदी नहीं है, केवल जो है 77 किलोमीटर है। केवल 77 किलोमीटर लंबी नदी है। बात समझ रहे हैं? 77 किलोमीटर अब जल प्रवाहित, मतलब 77 किलोमीटर तक दूरी तय करती है और उसके बाद जो है अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ लाइन ऑफ गोवा मांडवी नदी को कहा जाता है। गोवा की राजधानी पणजी जो है वो भी मांडवी नदी के किनारे बस स्थित है और पश्चिमी घाट के भीमगढ़ नामक जगह से निकलती है। 77 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कितने सारे प्रश्न बन गए इसमें से। अब हम बात करते हैं आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न बच्चों, लोकटक झील कहाँ स्थित है। वैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार बता रखा है दोस्तों, मणिपुर में स्थित है, आप लोगों को आ भी रहा होगा, बात समझ रहे हैं, मणिपुर में स्थित है कह सकते हैं। देखो मैंने आप लोगों से कहा था इसी लोकटक झील किबिल लामजाओ नामक जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वो भी मणिपुर में है, बताया था ना मैंने आपको। तो आप लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इन सभी प्रश्नों को नोट डाउन करते रहिए। आप अगर वीडियो कहीं पर क्या कहते हैं, जैसे अब धीरे धीरे तो पढ़ाने में देखो दोस्तों, धीरे धीरे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। कभी भी हो नए उत्साह के साथ और जबरदस्त तरीके से हमने आगे पढ़ाई करनी है, ठीक है। अभी हमने इतने सारे नहीं, हमने बहुत सारा पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो अभी हम बहुत कम गए हैं, बात समझ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, बात समझ रहे हैं। संविधान के विषय में बहुत कम पढ़ा है अभी आपने, ठीक है। हिस्ट्री नहीं पढ़ी की है, तो अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने जो है जो भी आपको समझ में नहीं आता, वीडियो को बार बार पॉज कीजिए और दोबारा उसको देखने का प्रयास करें, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, ठीक है। अपने दोस्तों को बताएं, जो नए दोस्त हैं हमारे वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बात समझ रहे हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य दें। अगर किसी को कोई टॉपिक पे बहुत ज्यादा समस्या है तो वो टॉपिक का नाम लिख के भेजें, ठीक है। आप लोगों को हर टॉपिक का जो है बिल्कुल ऐसा बताया जाएगा कि पूरा धुआं 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 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है वीडियो के साथ फर्स्ट से लेके लास्ट तक बने रहें और अगली वीडियो तक आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बागनाथ, जय उत्तराखंड।